नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है। सॉल्ट को आप आमतौर पर नमक कहते हैं, लेकिन जो साधारणतः आप जो नमक खाते हैं वो नमक और यहाँ पर वैज्ञानिक तौर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो नमक में थोड़ी सी भिन्नता है। वो भी एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन सॉल्ट हम किन्हें कहते हैं, डेफिनेशन क्या होता है सॉल्ट का, ये हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, फिर हम बेसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे और अंत में फिर हम सॉल्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ एसिड और बेस की, तो आपको ये समझना है कि एसिड हम किन्हें कह रहे हैं और बेस हम किन्हें कह रहे हैं। डेफिनेशन क्या है दोनों का, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक तो नींबू को ले लीजिए यानी लेमन, और दूसरी तरफ आप साबुन या शैम्पू को ले लीजिए। तो दोनों में सबसे पहले मान लीजिए कि अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में आपको पता है कि नींबू में खट्टापन होगा, सार टेस्ट कहते हैं जिसे। और साबुन या शैम्पू अगर आपके मुंह में गया होगा बाय चांस कभी भी आपके पूरे जीवन में, तो आपको इतना तो पता होगा कि इसका जो टेस्ट है ये कड़वा होता है। तो ये सबसे पहली भिन्नता है दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस के बारे में, एक जिन्हें हम एसिड कहते हैं और दूसरा जिन्हें हम बेस कहते हैं। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं और दोनों के बीच में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब आप एसिड में कोई अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस मिलाते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है। जैसे अगर आप कोई मेटल मिलाते हैं, मेटल क्या होता है हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज है कि मेटल और नॉन मेटल हम किसे कहते हैं। तो मेटल को जब हम मिलाएंगे तब क्या होगा, पानी जब हम इसमें मिलाएंगे तब क्या होगा, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और यहीं पर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो इसीलिए जो भी हम यहाँ पे आगे देखने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ लें, उसे याद रखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसिड से। तो डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन से हम ये कह रहे हैं एसिड्स आर डिफाइंड एज वन विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। हाइड्रोजन आयन मतलब जो हाइड्रोजन पर चार्ज लगा हुआ होता है, वैसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन अगर बाहर निकल रहा हो किसी रिएक्शन में, जब आप किसी चीज़ में पानी अगर मिला रहे हैं तब आप उन्हें एसिड कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि एसिड हम किन्हें कह रहे हैं। एसिड हम उन्हें कह रहे हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी मिलाने पर। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं। दे गिव सार टेस्ट, इसके बारे में हमने चर्चा की। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये आपको याद रखना है कि अगर हमें ये देखना है कि एसिड है कुछ या बेस है, तो उसके लिए हम लोग एक लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। अब ये जो लिटमस पेपर होता है ये दो रंग का होता है, एक लाल कलर का और दूसरा नीले कलर का। तो अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड में क्या होगा कि ब्लू कलर के लिटमस पेपर को हम देखेंगे कि ये लाल में चेंज कर देगा। ये आपको याद रखना है। अगर लाल कलर का लिटमस पेपर है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर है और वो लाल में परिवर्तित हो जा रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर आपने एसिड का टेस्ट किया है। लेकिन इसी के विपरीत यदि आपके पास लाल लिटमस पेपर है और वो ब्लू में परिवर्तित हो जा रहा है तो उससे हम ये समझेंगे कि वहाँ पर बेस था। तो ब्लू से रेड यानी एसिड, रेड से ब्लू यानी बेस। इसको आपको याद रखना है लिटमस पेपर के बारे में। यहाँ पर से कई सवाल पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि अगर रेड लिटमस ब्लू में परिवर्तित हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, नन ऑफ दीज। तो इसीलिए आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एसिड का जो रिएक्शन होता है अलग अलग विभिन्न प्रकार के मेटल या अन्य सब्सटेंस के साथ, उससे क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब एसिड को हम मेटल से मिलाते हैं तब हम क्या देखेंगे कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपको ये याद रखना है। आप इस रिएक्शन को याद रखें ना रखें, ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट में मैंने डाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एसिड में जब मैं मेटल मिला रहा हूँ तो हमें सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है।
सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये आप ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मेटल, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है और साथ में एक सॉल्ट बन रहा है। अब अगला देखते हैं कार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स क्या होता है? कार्बोनेट्स याद रखें कि CO3 आयन को कहते हैं, जिसमें कि 2 नेगेटिव चार्ज होता है CO3, तो CO3 को हम कहते हैं कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, तो सोडियम कार्बोनेट में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है, पानी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। जब हम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 आयन के साथ जब हम एसिड को मिला रहे हैं, NaHCO3 प्लस HCl यानी NaCl जो कि है सॉल्ट प्लस पानी प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि जब कार्बोनेट हम मिला रहे हैं या बाइकार्बोनेट मिला रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। यानी हम कह रहे हैं कि मेटल एसिड प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मिलाने से बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। तो एसिड को क्लासिफाई करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, इस चीज़ से कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन के बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बहुत तरीके हो सकते हैं ये क्लासिफाई करने के कि एसिड को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आमतौर पर प्लांट या एनिमल सोर्स से आएंगे। आपको इतना लेकिन याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन होगा। ऐसे जो भी एसिड हों जिनमें कार्बन मौजूद है, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। दूसरी ओर है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वैसे एसिड को कहेंगे जिनमें कार्बन नहीं है, यानी नो कार्बन। तो इनऑर्गेनिक एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी को आप मिनरल एसिड का एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो एक बात याद रखना है कि मिनरल एसिड जो होते हैं वे डेंजरस होते हैं इस्तेमाल करने में, तो काफ़ी प्रिकॉशन बरतनी पड़ती है जब भी हम मिनरल एसिड का उपयोग कर रहे हो। लेकिन जब भी हम ऑर्गेनिक एसिड का उपयोग करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड इतने हार्मफुल नहीं होते हैं आमतौर पे, तो इनको यूज़ कर पाना थोड़ा सेफ होता है। दूसरी प्रकार से जो क्लासीफाई हम कर सकते हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के रूप में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो जैसे कि HCl प्लस पानी को जब हम ले रहे हैं तो ये पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड पूर्णतः डिसोसिएट नहीं होता है इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड लिया गया है। एक और बात आपको याद रखनी होगी, वीक एसिड जो है वो जनरली कार्बन इनमें होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड होंगे। और मिनरल एसिड की जो हमने बात की थी, मिनरल एसिड आमतौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। एक और तरीका हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे? जिसकी की कंसंट्रेशन कम हो। यानी कि मान लीजिए हमने प्योर एसिड नहीं लेकर के एसिड में बहुत सारा पानी मिला दिया है, पानी की मात्रा बहुत अधिक है और एसिड की मात्रा कम है, तो वैसे में हम इन्हें डाइल्यूट एसिड कहेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा कि इसमें एसिड की संख्या कम होगी, कि इसमें एसिड की संख्या बहुत अधिक होगी और पानी की संख्या जो है वो कम होगी, तो वैसे में हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाइस वर्सा, because large amount of heat is released if water is added to acid. This release heat is large enough to cause harm. तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम concentrated एसिड से डाइल्यूट एसिड बना रहे हैं तो हम ऐसा ना करें कि एसिड के बर्तन में पानी डालें, बल्कि हमें उल्टा करना चाहिए
कि पानी जहाँ पे रखा हुआ है पानी में आप एसिड डालें, क्योंकि यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसकी एनर्जी कंटेंट बहुत हाई होती है और उसके कारण ये जो रिएक्शन होगा पानी के साथ इसका ये बहुत तीव्र होगा और ये तेज़ रिएक्शन के कारण यहाँ पर दुर्घटना की संभावना होती है। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि पानी में आप एसिड मिलाएं, एसिड में कभी पानी ना मिलाएं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कभी पानी ना मिलाएं, डाइल्यूट एसिड में आप और पानी मिला सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब एक और तरीका होता है क्लासिफाई करने का, वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी H+ आयन जो हैं वे कितने हैं उनके आधार पे। तो या तो वो मोनोप्रोटिक होंगे जिनमें केवल एक H+ होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया है, ये H+ और Cl- मिलकर के बना होता है, या फिर डाइप्रोटिक एसिड जैसे कि H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन जो हैं वो 2 हैं और साथ में SO4 2- यानी सल्फेट आयन है। तो इसीलिए इसे हम डाइप्रोटिक कहेंगे और इसमें केवल क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन है तो इसे हम मोनोप्रोटिक एसिड कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेस की बात करते हैं। तो बेस वो होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयन एक्वा सॉल्यूशन में देते हैं। वहाँ पर हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन आयन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन की। हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं OH-। एसिड के लिए हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो होते हैं H+। बेस के लिए हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की जो कि होते हैं OH-। ये याद रखें। इस सेकेंड पॉइंट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि रेड लिटमस को बेस जो है वे ब्लू में परिवर्तित कर देंगे। बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ कार्बोनेट्स। दे ऑल्सो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह के सब्सटेंस से जब आप मिलाएंगे इन्हें तो किस प्रकार का रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की। तो मेटल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको इस बात को याद रखना है कि एसिड प्लस बेस होता है इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं जिसके साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में पानी आ रहा है, यानी एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको याद रखना होगा किसी भी रिएक्शन विथ एसिड के लिए। अब अगला देखें, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी जब आप मिलाएंगे तो साथ में फिर वही रिएक्शन होगा कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, यानी आइदर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिलाएं या फिर हम इन्हें एसिड्स के साथ मिलाएं, दोनों ही केस में हम देखेंगे कि सॉल्ट प्लस वाटर बाहर आएगा। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेम तरह से हम इनके भी क्लासिफिकेशन को करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यानी जिनमें डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए, जैसा हमने वहाँ पे बात की थी, और वीक बेस जहाँ पर डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो। अब एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर कार्बन वाला चक्कर नहीं आता है। ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड की हमने बात की कि ऑर्गेनिक एसिड हमेशा ही कमज़ोर एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कार्बन वाला चक्कर नहीं आता है। तो वीक बेस इज द वन विच डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस हम किन्हें कह रहे हैं और वीक बेस किन्हें कह रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन क्या है, इतना बस आप याद रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। फिर से डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस की बात आती है। तो डाइल्यूट बेस वो जिनमें की पानी की मात्रा अधिक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस वो जिनमें पानी की मात्रा कम है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बारे में। तो पहले हम सिमिलैरिटी की बात कर लें। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी ये है कि दोनों पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने अपने आयन बाहर निकालते हैं। बोथ एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम चेंजेस द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। एक जैसा कि हमने देखा कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा यानी एसिड, और रेड को अगर ब्लू में कन्वर्ट करे यानी बेस।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आते हैं, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक पीएच वैल्यू है, जिस वैल्यू को हम हमेशा नापते हैं। तो पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू एक ऐसा मापदंड है जो कि 0 से लेकर के 14 के बीच होता है, और 0 से लेकर के लगभग 7 तक अगर ये वैल्यू शो करे तो आप एसिड मानते हैं, और 7 से 14 के बीच आप बेस मानते हैं, और यदि 7 है तो आप इसे सॉल्ट मानते हैं या न्यूट्रल मानते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग a pH scale. It is a scale to measure the hydrogen ion concentration in a solution. P stands for potence, जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। तो अगर pH 7 है यानी कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक मग में एक एक्वा सॉल्यूशन रखा हुआ है जो कि पानी की तरह दिख रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पानी है, एसिड है या बेस है। तो अगर हम इसे नापेंगे और हमें पीएच की जो वैल्यू है, पीएच पेपर भी आता है, तो पीएच पेपर को अगर हम डुबाते हैं तो एक कलर आपको नज़र आएगा। तो जैसा कलर आए उस पीएच पेपर का, अगर वो एकदम लाल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। यदि नारंगी या पीला या हरा आ रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि ये थोड़ा वीक एसिड है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ब्लू की तरफ इसका रंग है या बैंगनी रंग हो जा रहा है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये बेस है। तो एसिड की जो वैल्यू है 0 से 7 के बीच होगी। 0 का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और अगर मान लीजिए 6.5 है तो इसका मतलब हो जाएगा वीक या बहुत ही डाइल्यूट एसिड। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी ओर की बात करें तो 7 से थोड़ा बड़ा वैल्यू अगर है, मान लीजिए 7.5 है, तो इसका अर्थ होगा कि ये वीक या डाइल्यूट बेस है। और यदि 14 के पास है इसकी वैल्यू, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। तो इसीलिए इस वैल्यू को आपको याद रखना है। तो pH ग्रेटर दैन 7 मीन्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेस या बेसिक। If pH is less than 7 means that the solution is acidic. तो इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेस। अगर 0 के तरफ है वैल्यू तो बहुत हाईली एसिडिक, 14 के तरफ अगर वैल्यू है तो बहुत हाईली बेसिक, 7 के आसपास अगर वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब वीक एसिड या वीक बेस होगा, या तो न्यूट्रल होगा कम्प्लीटली अगर वैल्यू 7 है तो इस प्रकार से हम स्ट्रेंथ को नापते हैं। तो अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पीएच का अर्थ क्या होता है और पीएच की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको ये कहा गया होगा कि कोई मीठी चीज़ खा करके रात में आप ऐसे ही ना सो जाएं, ब्रश कर लें सोने के पहले। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? दांत में कीड़े पड़ जाएंगे या दांत सड़ जाएंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है? सिंपल सा इसका रीज़न ये है कि अगर आप रात में कोई भी मीठी चीज़ खा करके बहुत देर छोड़ दें उसे, आप जा कर के कुल्ला ना करें, आप जा कर के अपना मुंह ना धोएं, ब्रश ना करें, तो धीरे धीरे जो पीएच की वैल्यू है आपके मुंह में वो घटने लग जाती है। आम तौर पर जो पीएच की वैल्यू है हमारे दांतों में, मसूड़ों में, वो 5.5-6 के आसपास का होता है। अब जब बहुत देर तक चीनी या शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके मुंह में रह जाए तो धीरे धीरे ये आपके मुंह का जो पीएच है उसे घटाने लग जाता है। और जैसे जैसे ये घटने लग जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा कि आपके जो मसूड़े हैं वे कमज़ोर होने लग जाएंगे, और इसके कारण फिर आप देखेंगे कि दांत सड़ गए, मसूड़ों में कीड़े लग गए, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद कहते हैं। तो कारण क्या था? पीएच वैल्यू। तो इसीलिए अगर हमें पीएच वैल्यू पता है हमारे मसूड़ों का, हमारे मुंह का, तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो मुंह है वो सुरक्षित है या नहीं, या हमें कोई इसके लिए कोई स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से पीएच की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें अपने पेट की, तो पेट के अंदर जो पीएच वैल्यू है ये 2-2.5 के आसपास होते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये आपके खाने को तोड़ने में मदद करता है।
तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो पीएच की जो वैल्यू है वो वहाँ पे मेंटेन हो, क्योंकि पीएच की वैल्यू अगर ठीक से मेंटेन नहीं होगी तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो खराब हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ की पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करें, अगर मान लीजिए हम मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है ये 7 के आसपास होनी बहुत आवश्यक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7. If the soil is too acidic, then it is treated with materials like quicklime or slaked lime. If the soil is too alkaline, then alkalinity can be reduced by adding decaying organic matter. तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, इसकी पीएच वैल्यू हमेशा आमतौर पर हम देखते हैं कि 6.5 से 7 के बीच में होती है। इससे कम होने पर सॉइल एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, जिसके कारण आप नहीं कुछ उगा पाएंगे ठीक से। और यदि जो पीएच वैल्यू है ये बहुत अधिक हो गई, ये 8, 9, 10 के आसपास चली गई, तो फिर ये बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, जिसमें फिर से प्लांट ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो सॉइल की भी पीएच की वैल्यू इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से आप ये समझें कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्ट की। तो व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट. तो NaOH में हमने HCl मिलाया, जिसे NaCl, जो कॉमन सॉल्ट आप जिसे कहते हैं, जो घर में आपका नमक यूज़ होता है वो NaCl होता है, प्लस H2. इसके बारे में हमने बात की थी, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. Strong acid and weak base combine to form acidic salt. For example, hydrochloric acid and ammonium hydroxide combine to form ammonium chloride. Other example, sodium hydrogen carbonate यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक्सेट्रा. तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये उसके एग्जाम्पल हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम एक साथ मिला रहे हैं. तो वैसे में क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा. सिमिलरली जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग था और एसिड जो हमने इस्तेमाल किया वो वीक था. तो ये कुछ उदाहरण जो है इनके आप ये भी याद रख सकते. अब अंत में हम बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की. तो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर की हमने बात की जो कि लिटमस पेपर है. ब्लू हो या रेड हो, लिटमस पेपर से आपको समझ में आ जाता है कि वो एसिड है सॉल्यूशन या बेसिक है. तो ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे हल्दी या टर्मरिक, ये भी एक इंडिकेटर है. आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपके कपड़े पे अगर कुछ सब्जी गिर जाए जिसमें कि हल्दी का इस्तेमाल हुआ रहता है आमतौर पे, और उसे आप अगर धोने के लिए डालते हैं तो ये जो पीला या नारंगी रंग का जो धब्बा लगा होगा आपके टी शर्ट पे, शर्ट पे, वो जैसे ही आप साबुन वाले पानी में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है. कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि अब आपने साबुन वाले पानी में डाला जो कि बेसिक है. तो इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसमें हल्दी थी. हल्दी एक इंडिकेटर है, तो अपना कलर ये चेंज कर जाता है जैसे ही आप एक बेसिक सॉल्यूशन में से डाल रहे हैं. इसी के साथ साथ मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, मिथाइल रेड, इनका भी हम उपयोग करते हैं एज एन इंडिकेटर के तौर पर. तो यहाँ पे साथ साथ अगर आप चाहें तो टर्मरिक यानी हल्दी को भी एक एग्जाम्पल मान सकते हैं. होता क्या है कि ये जो येलो कलर होती है सब्जी की, ये रेडिश या ब्राउनिश कह लें, ब्राउन कलर का ये हो जाता है. तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन को हमने मिलाया था इसमें. Phenolphthalein remains colorless in presence of acids but turns pink in presence of bases. तो phenolphthalein के बारे में आप याद रखें. तो phenolphthalein, टर्मरिक, लिटमस, ये 3 सबसे प्रमुख होते हैं. तो इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है हमने यहाँ पर इसे समाप्त कर लिया है. तो आप ये ध्यान रखें कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस के बीच में भिन्नताएं क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, सॉल्ट कब बनते हैं, रिएक्शन जब होता है एसिड या बेस का तब फिर हमें किस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं. ये सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा इंडिकेटर से पूछा जाता है. तो इंडिकेटर को आप सबसे प्रमुखता से पढ़ें
और बाकी जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी समझ समझ के पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक जगह पर लिख करके रख लें। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।